लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट। गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी सरकार के विकास कार्यों की तारीफ करते हुए उत्तर प्रदेश की पिछली सरकारों की कार्यशैली पर करारा प्रहार किया। हजारों की संख्या में जुटी भीड़ के बीच पीएम मोदी ने लाल टोपी वालों से सावधान रहने तक की बात कह डाली। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए ट्वीट किया कि भाजपा के लिए रेड अलर्ट है महंगाई का, बेरोजगारी बेकारी का, किसान मजदूर की बदहाली का, हाथरस लखीमपुर महिला व युवा उत्पीड़न का, बर्बाद शिक्षा व्यापार व स्वास्थ्य का और लाल टोपी का, क्योंकि वो ही इस बार भाजपा को सत्ता से बाहर करेगी। लाल का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। पीएम मोदी ने यूपी में विपक्षी पार्टी पर लोहिया जी के अनुशासन को भूल जाने का आरोप भी लगाया। डबल इंजन की सरकार विकास में जुटी रही, उसने काम रुकने नहीं दिया। लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी के आदर्शों को, इन महापुरुषों के अनुशासन को ये लोग कब से छोड़ चुके हैं। 2022 में बदलाव का दावा करने वाले अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया। जो पैदा करे खाई, समझ लेना वही है भाजपाई। 4.5 साल में डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा दिया है। ये डबल इंजन की सरकार के इंजन फेल हैं। एक तरफ गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी यूपी की जनता के बीच विकास कार्यों को रख रहे थे, वहीं मेरठ में एसपी आरएलडी ने गठबंधन कर लिया। देश की बहस में चर्चा है कि आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसे रेड कार्ड दिखाती है। तो सवाल ये है, क्या लाल टोपी वाले रेड अलर्ट हैं उत्तर प्रदेश के लिए? सवाल ये भी है कि क्या वाकई मुकाबला जो है वो सीधे समाजवादी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी गठबंधन होने वाला है। बहुजन समाज पार्टी भी एक बहुत बड़ी ताकत है उत्तर प्रदेश में, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कांग्रेस कहां खड़ी है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात होगी। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ आप जानते हैं पब्लिक के मंच के जरिए दर्शक जुड़ते हैं, तो मैं आपको बता दूं पब्लिक के मंच के जरिए आज कौन कौन से दर्शक हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले सुनिए, रुद्र प्रताप सिंह गोरखपुर से मेरे साथ यूपी से जुड़ेंगे, मेरे साथ ब्रजमोहन सिंह कानपुर से जुड़ेंगे, मेरे साथ प्रमोद कुमार श्रीवास्तव जुड़ेंगे, मेरे साथ डॉक्टर प्रमोद कुमार श्रीवास्तव और मेरे साथ विपिन नारायण जुड़ेंगे प्रयागराज से। तो ये तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन आप जानते हैं देश की बहस में हम एक सवाल पूछते हैं। आज का सवाल क्या है, ग्राफिक्स के जरिए वो देख लेते हैं। आज का सवाल भी उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ा चुनाव या ये कहें 2024 का सेमीफाइनल यहीं पर होने वाला है। क्या यूपी में विकास का मुद्दा सभी मुद्दों पर भारी पड़ेगा? क्योंकि आज भी गोरखपुर में एम्स का शिलान्यास हुआ, खाद की फैक्ट्री का शिलान्यास हुआ, इसके अलावा आईसीएमआर की एक रिसर्च लैब का भी शिलान्यास हुआ। इसका मतलब ये है कि विकासवाद से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाएगी, या फिर विकासवाद में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का तड़का भी लगेगा। वैसे भी पहले योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि ये चुनाव जिन्ना वर्सेस गन्ना के बीच भी होने जा रहा है। तो कौन कितना बड़ा मुद्दा बनेगा, आज इसी का विश्लेषण होगा। मेरे साथ जुड़ चुके हैं शहजाद पूनावाला, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। थोड़ी देर में मेरे साथ लेखक और पॉलिटिकल एनालिस्ट शांतनु गुप्ता जुड़ेंगे। मेरे साथ तहसीन पूनावाला जुड़ चुके हैं, मेरे मित्र और राजनीतिक विश्लेषक, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के समर्थक। थोड़ी देर में मेरे साथ डॉक्टर अजीज खान जुड़ेंगे। अजीज खान साहब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। शहजाद, अगर विकास इतना बड़ा मुद्दा है तो फिर लाल टोपी रेड अलर्ट ये कहने की क्या जरूरत है? विकास पे सीधे सीधे आप चुनाव जीत जाते, फिर समाजवादी पार्टी पर लांछन लगाने की क्या जरूरत है? शहजाद बताइए। देखिए दीपक जी, पहले तो शुक्रिया आपने मुझे आज आमंत्रित किया। हमारे लिए लाल रंग क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। लाल देह लाली लसे अरू धरी लाल लंगूर,
ये हमारे लिए लाल रंग है, हनुमान जी का रंग लाल रंग है, हमारे लिए पवित्र सिंदूर का रंग लाल रंग है, हमारे लिए बलिदान का रंग लाल रंग है। पर इन परिवारवादी पार्टियों के लिए लाल रंग क्या है? लाल रंग है बत्ती कल्चर। इनके दो आज जो खड़े थे मंच पर, कौन है वो बत्ती कल्चर के दो प्रतिचिन्ह, प्रतीक? एक है आरएलडी के नेता, जिनके दादा भी नेता थे, जिनके पिता भी नेता थे, उनका सम्मान करते हैं, पर उनको विरासत में मिली। और दूसरे अखिलेश यादव, जिनको भी नेतागिरी और राजनीति विरासत में मिली। और उनके सामने जो दो खड़े हैं, मोदी जी और योगी जी, दोनों किस परिवार से आते हैं, किस स्थिति से आते हैं, ये पूरा देश जानता है। ये दो लाल बत्ती के कल्चर। और ये लाल रंग क्या है समाजवादी का? लाल रंग आतंक का। याद है आपको किस प्रकार से वाराणसी के आतंकियों को छोड़ने की साजिश कर रहे थे? ये तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। इनके लिए और लाल रंग क्या है? रेड स्टॉप होता है ना, गाड़ी चलाते चलाते लाल बत्ती दिखती है तो गाड़ी रोक लेते। ये विकास की गाड़ी को रोकना ताकि वोट बैंक की गाड़ी चलती रहे। ये विकास की गाड़ी किस प्रकार से रुकी थी? आज इनको कोई भी आंकड़ा उठाकर बात करने के लिए कहिए। बेरोजगारी का आंकड़ा 17% था, आज योगी जी के शासनकाल में 5% है। इनके समय पर केवल 2 जगह पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे, आज 5 जगहों पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं। इनके समय पर 2 जगह पर मेट्रो थी, आज 10 जगह पर मेट्रो का काम चल रहा है। आज हम बात किसकी कर रहे हैं? हम खाद फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एम्स अस्पताल की। और ये किसकी बात कर रहे हैं? ये लाल बत्ती वाले। ये लाल बत्ती वाले बोल रहे हैं, मुसलमानों अल्लाह के लिए एक हो जाओ, अल्लाह के लिए एक हो जाओ, बीजेपी को रोकना है। ये एसटी हसन साहब कह रहे हैं। इनके दूसरे मियां क्या बोल रहे हैं? बर्क साहब कह रहे हैं कि देखिए ये बाबरी मस्जिद थी, है, रहेगी, बाबरी मेरे दिल में जिंदा है। मतलब एक तरफ तो ये राम सेवकों पर गोलियां चलाते हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट के से फैसला आ जाता है तो ये बाबरी जिंदा है इस तरीके से भड़काने की राजनीति करते हैं। और इनके नेता कभी तालिबान को महान, कभी जिन्ना को याद करते हैं। तो मुझे आज बताइए कि ये लाल रंग जो समाजवादी पार्टी का है, क्या ये लाल रंग केवल और केवल विकास को रोकने का और वोट बैंक को साधने का आतंक के जरिए अपीजमेंट करके नहीं है क्या? ठीक है, विकास को रोकने का है लाल रंग। डॉक्टर अजीज खान का इंतजार कर रहा हूं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन तहसीम पूनावाला आपकी बात सुन के बहुत हंस रहे हैं। शहजाद आपके भाई, आपके बड़े भाई, और होगा आज भाई वर्सेस भाई। तो तहसीम बता दीजिए, विकासवाद के नाम पर सब कुछ अलग हो जाएगा, और विकासवाद की जो रेल चलेगी, जो योगी आदित्यनाथ और डबल इंजन की सरकार चला रही है, जो रेल पटरी पर भाग रही है, उसके बाद तो मुझे लग रहा है कि आपकी रेल तो जो है कांग्रेस पार्टी की पटरियों पर चलने से पहले ही डिरेल हो चुकी है। ना आप 3 में है, ना 13 में, ना चर्चा में है, ना नाम में। लाल रंग शहजाद को जो महिलाओं के मांग में सिंदूर होती है, पत्नियों के मांग में सिंदूर, उसकी याद दिलाती है। अच्छी बात है, लेकिन जिन महिलाओं के मांग का सिंदूर इस सरकार ने उजाड़ा है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सरकार कहती है, फ्लोर ऑफ द हाउस पे कृषि मंत्री कहते हैं कि मेरे पास डेटा नहीं कि कौन किसान शहीद हुए, कितने किसान शहीद हुए। डेटा तो आज श्री राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में रखा, फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो उन्होंने आज डेटा रखा, तो इनके पास किसानों का डेटा नहीं। बेरोजगारी की बात करते हो, कितने लोगों को रोजगार दिया शहजाद भाई ने, लेकिन पार्लियामेंट में कहते हैं बेरोजगारी का हमारे पास डेटा नहीं। कितने मजदूर पलायन किए, उनको प्रवासी हुए, पहले लॉकडाउन के समय उनको महाराष्ट्र से, कर्नाटका से, अलग अलग सूबों से उत्तर प्रदेश पहुंचना पड़ा। उनके लिए ना आपने बसें चलाई, ना उनके लिए ट्रेनें चलाई। और ट्रेनें जब चलाई राहुल गांधी के प्रेशर में, तो 800 और 900 रुपये उनसे आपने पैसे लिए। ये लाल रंग आपको मुबारक हो साहब। लाल रंग आपने, उत्तर प्रदेश ने सारे देश को अपने लाल रंग में कर दिया। लाल मतलब जो आपकी जीडीपी घट रही है, पहली बार 45 वर्षों में जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है भारत की। पहली बार बेरोजगारी 45 वर्षों की ऊंचाई पर है। लेकिन ये लोग बात करते हैं लाल रंग, हरा रंग, ये रंग, वो रंग, क्योंकि इनके पास मुद्दा नहीं है विकास का। और विकास का मुद्दा क्यों नहीं है, इससे मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने तो देखा था इंडियन एक्सप्रेस का फ्रंट पेज का एड, फ्लाईओवर बनाया तो कोलकाता का, फैक्ट्री लगाई तो अमेरिका की, एयरपोर्ट का उद्घाटन मोदी जी ने किया तो एयरपोर्ट निकला चाइना का। चाइना से तो विशेष प्रेम है मोदी जी को,
तो यही है। अब बात करेंगे आतंकवादी की, बात करेंगे जिन्ना की, लेकिन जो मुद्दा है इस मुल्क का गन्ना, उस पर बात नहीं करें। क्योंकि जब मोदी जी बात करते, मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में कहा मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद और आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद 47 मेडिकल कॉलेजेस खुले, और फिर फैक्ट चेक हो गया कि मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, बहुत दुख होता है ये कहते हुए, वो झूठ बोल रहे थे। 47 पहले खोले थे, तो खोले ही नहीं, वो भी फैक्ट चेक पार्लियामेंट नहीं किया। तो फैक्ट चेक कीजिए, झूठ बोलना बंद कीजिए और देश को लाल रंग से निकालकर हरी रंग यानी गति की ओर ले चलिए। गति की ओर ले चलिए। लेकिन हरा रंग किसका होता है ये आप भी जानते हैं, तहसीन पूनावाला। इसलिए हरा रंग का नाम शहजाद पूनावाला के सामने मत लीजिए, क्योंकि हरे रंग पे वो बिल्कुल, आपको दीपक कई जी, मैं कहानियां सुना सकते हैं। लेकिन शहजाद, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या विकास के नाम पर, क्या विकास के नाम पर भारतीय जनता दीपक भाई पार्टी एक लाइन, दीपक भाई एक लाइन, एक लाइन बोल रही है जनता से? बताइए लाइन, शहजाद, दीपक भाई। तहसीन का ये कहना है। चलिए बोलिए, तहसीन एक लाइन कहना चाहते हैं शहजाद, उसके बाद आपका जवाब। देखिए 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 एक लाइन, बिल्कुल सही। सॉरी शहजाद, हरा रंग हमारे सैनिकों का है, हरा रंग हमारे किसानों का है, हरा रंग हमारे तिरंगे में है, उस तिरंगे को जिसको इन लोगों ने कहा कि ये अशुभ है क्योंकि इसमें 3 रंग है। हम तो कहते सारे रंग मिलकर इस देश में, सारा रंग एक होकर इस देश को आगे ले जाए। ये कहते सिर्फ लाल रंग देश को रोको, देश की जीडीपी को रोको, देश की प्रगति को रोको। ठीक है शहजाद, जवाब। रोकना चाहते हैं आप लाल का डर दिखा के सबको? दीपक जी, आज तो अच्छा है कि हाँ, देखिए एक तो अच्छी बात है कि आज आपके डिबेट पे अजीज खान जुड़ने वाले हैं, वरना एक उनके प्रवक्ता है समाजवादियों के, वो तो केवल हरा कुर्ता पहनकर आते हैं। अगर तीनों रंग तिरंगे के हैं तो कभी भगवा कुर्ता भी पहनकर आ जाए वो आपके शो पर, उनको मेरी तरफ से कन्वे कर देना। अब आते हैं बात पर। देखिए, एक तो है लाल टोपी वाले और ये दूसरे जो कांग्रेस वाले हैं, ये टोपी पहनाने वाले। इनसे जरा पूछिए, ये बात करते बड़ी बड़ी, आज जो खाद की फैक्ट्री, सर ये तो भगवा को आतंक सर, मानते हैं। भगवा तो मेरे हाथ पे है, ये देखिए तिरंगा मेरे हाथ पे, ये देखिए तिरंगा मेरे दिल पर है। ये तो ये लोग हैं जो जिन्होंने तिरंगा का अपमान किया, जिन्होंने आरएसएस के शाखा पे कभी तिरंगा नहीं लहराया। तिरंगा तो मैंने टैटू कराया, मेरे हाथ में, मेरे कस में है, मेरे दिल पे है। हाँ ठीक है, आप भाषण मत दीजिए। भगवा आपके दिल में है। हाँ, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। तहसीन पूनावाला, मौके का फायदा मत उठाइए, मुझे बात रखने दीजिए। भगवा आपके दिल में है तो जरा जाके चिदम्बरम जी से कह दीजिए भगवा आतंक ना कहे। अब मैं आता हूं बड़े तेजी से, क्योंकि बाकी के पैनलिस्ट को भी बोलना है। देखिए, जहां तक सवाल है, उत्तर प्रदेश की जीडीपी 6ठे रैंक पर होती थी 2017 में, आज दूसरे रैंक पर है। ये बात करते एक्सप्रेसवे हमने ये बना दिया, हमने वो बना दिया। आगरा लखनऊ और आगरा नोएडा इन्होंने बनाया जो 467 किलोमीटर का था। आज हमने जो तैयारी की है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, अगर आप देखें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो लिंक एक्सप्रेसवे बना रहे, तमाम चीजों की एक्सप्रेसवे की लेंथ देखें तो 1300 किलोमीटर से ज्यादा है। आज हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हमने किसानों के बारे में बात करते हैं तो 7 लाख मेट्रिक टन ये खरीदते थे गेहूं, हमने इसको 56 लाख मेट्रिक टन गेहूं खरीदा है। ये अखिलेश यादव जी के जमाने में 40,000 करोड़ रुपए का भुगतान इन्होंने गन्ना किसानों को किया। कितना रुपए देते थे एसएपी में? आज हमने 340 रुपए एसएपी दिए और हमने 1,40,000 का भुगतान किया है गन्ना किसानों को। तो हमें तो बताएं मत कि विकास के बारे में और किसानों के बारे में। अगर आपके पास इतनी ही बात होते करने के लिए, तो आज आप बार बार एसटी हसन और बर्क साहब को, जो मैं कहता हूं बाबरी भाईजान बनाकर क्यों भेज रहे हैं? क्यों वो कभी बोलते हैं कि बाबरी जिंदा है, कभी बोलते हैं जिन्ना महान है, कभी बोलते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हट आ जाएगा तो दूसरी शादी करने नहीं मिलेगी। ये एजेंडा जो है, ये देखिए, लाल टोपी तो पहनी अजीज खान ने, पर अंदर से इनका रंग और ढंग केवल हरा भरा है, हरा भरा। और हमें हरे रंग से आपत्ति नहीं है, परंतु आपका हरा रंग ऐसा है कि आपको और कोई रंग नहीं भाता, इसलिए भगवे को आतंकी रंग कहते हैं आप। और अगर ऐसा नहीं है तो अजीज खान पहन ले। डॉक्टर अजीज खान, मैं सीधे आपके पास आता हूं, बताइए, पहनेंगे लाल रंग क्या लाल बत्ती वालों का रंग है? नहीं, मैं पूछूंगा वो सवाल शहजाद, वो सवाल मैंने छोड़ा नहीं है, तहसीन पूनावाला से पूछूंगा। और मुझे आई एम श्योर कि तहसीन पूनावाला के पास भगवा कुर्ता नहीं है, केसरिया कुर्ता नहीं है। लेकिन डॉक्टर अजीज खान बताइए, क्या लाल टोपी आपने पहन रखी है? आज बड़ी शानदार लग रही है आपकी लाल टोपी, लाल रुमाल, दोनों लाल हैं, लाल टोपी, लाल रुमाल। लेकिन ये क्या लाल बत्ती वालों का कलर है? जी 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 जी
लाल बत्ती हम दिलाना चाहते हैं जो दलित, शोषित, वंचित समाज है, उसको सत्ता का हक दिलाना चाहते हैं। आज जिस कदर उत्तर प्रदेश में लोगों को प्रताड़ित किया गया, इन मजलूमों को पर लाल प्रताड़ित किया बत्ती गया, तो सब सैफई वालों को मिल जाती है, आराम सर, मुलायम सिंह जी के परिवार को, डॉक्टर अजीज खान को अरे तो सर, लेने में हमको- सालों लग जाते हैं। आपको कहाँ मिलती है डॉक्टर अजीज खान? वो सब तो यादवों को मिल जाती है, इसको भूल जाते हैं आप। सर मुझे मौका दें। देखिए, समाजवाद में हम विश्वास रखते हैं। शुक्र करो कि हम लाल टोपी लगाते हैं, लाल हमारा खून है। हम काली टोपी नहीं लगा करके काला कानून नहीं लाते हैं, किसानों को रौंदते नहीं है, कुचलते नहीं है काली टोपी लगा करके। और एक बात दीपक जी और जान लीजिए, इनको बता दीजिए कि काला रंग इटली में फासीवाद का प्रतीक रहा है, और राष्ट्रीय फासीवाद पार्टी का जो झंडा था वो भी काला कलर था। और जब काला कलर हो जाता, टोपी काली हो जाती है, तो दिल भी काला हो जाता है, और जब दिल काला हो जाता है तो सारे फैसले काले होते हैं। और आज जो उत्तर प्रदेश और देश का जो फैसला हो रहा है, ये कहीं ना कहीं काला फैसला हो रहा है, इसीलिए लोग काला दिन मना रहे हैं। आज जिस तरह किसानों को की आवाज को दबा नहीं पाए तो किसानों को कुचल दिया, आज देखिए व्यापारी को कुचल दिया, आज आप देखिए एक बेटी के साथ रेप किया गया और उसके साथ साथ उसे रात के अंधेरे में जला दिया गया। साहब, ये काला दिन है, अब इससे बात क्या आ सकता है? लेकिन हम दावा करते हैं कि ये लाल टोपी पहन करके क्रांति पैदा करेंगे। ये रेड अलर्ट जो आज मोदी जी ने कहा है, वाकई में रेड अलर्ट पैदा होगा, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने इस प्रदेश को इस प्रदेश में जंगल राज पैदा कर दिया है, कानून व्यवस्था बिल्कुल बर्बाद हो गया है, महंगाई की चरम है, बेरोजगारी, जो बेरोजगार है उस पर लाठियां भांजी जा रही हैं। यही लाल टोपी पहन करके हम क्रांति पैदा करेंगे, रेड अलर्ट घोषित करेंगे। और रेड अलर्ट घोषित हो चुका है। 2022 का चुनाव नजदीक आ गया है। ये तहसीन जी समझ लीजिए, ये शहजाद जी समझ लीजिए आप इस बात को, क्योंकि आप समझ नहीं रहे। आप भी कलर बदल लीजिए। एक ही, वैसे कलर तो देश का एक ही है, होना चाहिए तिरंगा, लेकिन तिरंगा का तो अपमान किया इन्होंने 60 साल, तो अपने हेडक्वार्टर में नहीं लगाया। लेकिन हम तिरंगे का भी सम्मान करते हैं, हम लाल टोपी जो क्रांति का प्रतीक है उसका भी सम्मान करते हैं। हम रंगों में भेद नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा दिल जो है वो लाल है और खून भी लाल है। लेकिन याद रखो, जिसकी टोपी जिस कलर की होती है उसका दिल भी उसी कलर का होता है। दीपक जी, मतलब टोपी पहनाने में आप यकीन रखते हैं डॉक्टर अजीज खान? जनता को भी पहनाएंगे लाल टोपी, इसका मतलब आप टोपी पहनाने में यकीन रखते हैं? जो शहजाद टोपी पहनाएगी समाजवादी पार्टी जनता को, क्या कहते हैं आप? देखिए, अजीज खान ने जब कहा कि मैं समाजवाद लाना चाहता हूं, तो मुझे बताइए कि ये नमाजवाद वाली बात क्यों कर रहे हैं फिर एसटी हसन और बर्क साहब? इनका खंडन क्यों नहीं करते? क्या ये बर्क साहब की बातों से इत्तेफाक रखते हैं? बाबरी जिंदा है, मतलब राम मंदिर के खिलाफ है ये? कार सेवकों पर तो गोली चलाई थी, पर चलिए उसको एक मिनट के लिए छोड़ देते। ये बोलते हैं कि किसान के बारे में हम चिंता करेंगे, जंगल राज जो आ चुका है उसके बारे में चिंता करेंगे। मेरे पास आंकड़े हैं, 2016 से अगर तुलना करें 2021 की, तो जो डेकॉइटी के केसेस है 68% कम हो गए, लूट के 66% कम हो गए, मर्डर 24% कम हो गया, बलात्कार 35% कम हो गया। और इनकी परिकल्पना क्या है? मुख्तार अंसारी को लेकर और अतीक अहमद को लेकर साथ में, क्या ये लोग माफिया राज पर कंट्रोल करना चाहते हैं? आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 40,000 से ज्यादा लोगों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया। आज माफिया हाथ जोड़ जोड़ कर जेल में जाने का काम कर रहा है, उनकी 1900 करोड़ की प्रॉपर्टी को जब्त करने का काम किया है। मुझे बताइए कि एक बार अजीज खान कह दे कि मुख्तार अंसारी को किसी भी हालत में हम टिकट नहीं देंगे, ना उसके परिवार वालों को टिकट देंगे। और ये तहसीन पूनावाला सिंदूर की बात करते हैं। अरे तहसीन पूनावाला, अलका राय जी के सिंदूर का क्या? जिसके सिंदूर को खत्म करने का काम मुख्तार अंसारी ने किया। आपकी पंजाब की सरकार उसको बचा रही थी सुप्रीम कोर्ट से, और ये समाजवादी पार्टी उनको राजनीतिक शरण दे रहे हैं। मैं चुनौती देता हूं दोनों से, कम से कम अजीज खान से, कि एक बार बोल दो कि हम मुख्तार अंसारी के परिवार के किसी भी व्यक्ति को हमारी पार्टी में घुसने नहीं देंगे। मैं चुनौती देता हूं, आप बोलिए। दीपक जी मुझे मौका दे। देखिए दीपक जी, इन्होंने बोलिए डॉक्टर अजीज खान, कमिट करिए कि ना तो मुख्तार अंसारी, ना उनके भाई सिकबुतुल्लाह अंसारी, ना ही अफजाल अंसारी को टिकट देगी आपकी पार्टी। डिक्लेयर कर दीजिए, आज चुनौती है आपके सामने। जी 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 सर मुझे मौका दे। देखिए, इन्होंने एनसीआरबी का आंकड़ा कहा, मैं बताना चाहता हूं, क्रॉस चेक कर लें। महिलाओं के खिलाफ जो उत्पीड़न है वो 23.7%। आप एनसीआरबी का आंकड़ा चेक, अरे सुनिए, केवल इस पर बोलो। देखिए, गलत बात, ये तरीका गलत है। आपको मैं आंकड़ा दे रहा हूं, चेक करिए आप।
महिलाओं के इज्जत पे हमला जो हुआ, सेक्सुअल असॉल्ट जो हुआ है, मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए, उसके अच्छा, बाद लाल मत हो मेरे जाओ, सवाल का गुस्से में जवाब लाल दे मत दीजिए, उसके बाद अरे आंकड़ा भी दे दीजिए डॉक्टर साहब, डॉक्टर जीज अंसारी, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद आंकड़ा भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास वक्त ही वक्त है। सर मैं उसी मुद्दे पे आऊंगा, वो भी बात करूंगा मैं। दूसरी बात, एससी और एसटी के खिलाफ जो उत्पीड़न है वो 14.7% बढ़ा है एनसीआरबी के मुताबिक। आप क्या बात कर रहे हैं? दूसरी बात, एक बड़ी अहम बात है दीपक जी, आपके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। समझिए कि इंडियन प्रेस फ्रीडम 2020 के रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 साल में 226 पत्रकारों को निशाना बनाया गया और मारपीट की गई, जिसमें निर्भीक सिंह और रमन कश्यप सहित 14 पत्रकारों की हत्या कर दी गई। ये एनसीआरबी का आंकड़ा है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। मुख्तार अंसारी प्रेस फ्रीडम के लिए लाएंगे आप? अरे मेरी बात सुनिए नहीं, मुख्तार अंसारी प्रेस फ्रीडम को उठाएंगे क्या? अरे भाई आ रहा हूं ना। अरे भाई शहजाद भाई बहुत आप उत्सुक हैं, मुख्तार अंसारी प्रेस फ्रीडम के लिए आप उनको ले रहे हैं क्या पार्टी में? अगर इतना उतावला देश को बनाने में होते, महिला सशक्तिकरण के लिए ले रहे हैं? मुझे लग रहा आप ये देश कहीं और पहुंच जाता, लेकिन मैं उतावला नहीं, आप लाल हो रहे हैं, था। आप गुस्से में लाल हो रहे हैं। मैंने मुख्तार की नस क्या दबाई कि अजीज खान का दिल ही लाल लाल, चेहरा लाल लाल। अरे मुख्तार अंसारी से ऐसा क्या रिश्ता है आपका? बताइए ना। मुख्तार अंसारी ये तो आप जानते हैं ना कि ब्रजेश सिंह से और धनंजय सिंह से क्या रिश्ता है आपका? ब्रजेश सिंह और धनंजय के परिवार को टिकट नहीं देंगे, ये केवल आपसे हमारी पार्टी में नहीं है। मुख्तार अंसारी हमारी पार्टी में नहीं है, लेकिन ब्रजेश सिंह और धनंजय सिंह आपकी पार्टी में है। मुख्तार के प्रवक्ता हैं, आपको पता है? आप मुख्तार अंसारी के प्रवक्ता हैं। आपको पता है? मैं आपको मुख्तार पूछूंगा तो आप कोई और नाम धनंजय सिंह है कि नहीं है? अच्छा, अरे भाई सुनिए, इधर उधर की बातें दीपक जी नीचे का जरा चेंज कराइएगा। राष्ट्रीय प्रवक्ता मुख्तार अंसारी, नहीं नीचे वाला चेंज कराइए इनकी लाल पट्टी। आप बहुत, अरे मुख्तार अंसारी के परिवार को टिकट दीजिएगा, घबराइए नहीं, घबराइए अरे नहीं सुनना है, आप केवल हाँ या ना में बोलिए ना। आप ये प्रेस फ्रीडम तक चले जाते, बहुत दूर चले जाते। इधर आइए, हमारी पार्टी में नहीं है। नहीं, मैं घबरा नहीं रहा हूँ। मुख्तार अंसारी से उत्तर प्रदेश घबराता था, मुख्तार अंसारी से उनके पीड़ित घबराते थे और हमने मुख्तार अंसारी को जेल डाला है। हमने सारे माफियाओं को जेल में डाला है। की सूची जारी करिए, टॉप 50 मुख्तार अंसारी के परिवार को टिकट दीजिएगा, हाँ या ना? 45 माफिया बीजेपी के निकलेंगे, 45 तो बोल दीजिए, सूची तो छोड़ दीजिए ना। कितनों का घर गिराया है अब तक? कितनों पे बुलडोजर चलाया? जरा बताइए, लिस्ट बताइए ना, नाम बताइए। किसका किसके ऊपर चलाया? ऐसा है बुलडोजर किस पर चलाया? नाम लिया तो इन्होंने नाम बताइए ना। अरे भाई आप बात बताइए ना, किसके ऊपर बुलडोजर चलाया? नाम बताइए। बुलडोजर बहुत लोगों पर चलाया है और बहुत लोगों की संपत्तियों पर चलाना बाकी है, पर आप बताइए मुख्तार अंसारी आपके आंखों में। अच्छा, मैं आप दोनों को रोकता हूँ, मैं आप दोनों को रोकता हूँ। शांतनु गुप्ता मेरे साथ है, थोड़ी देर ठंडी सांसें लीजिए, दोनों ठंडी सांसें लीजिए, लड़िए मत, अभी बहुत टाइम बाकी है चुनाव के लिए, गला मत खराब करिए। डॉक्टर अजीज खान, आपको भी पब्लिक मीटिंग करनी है, एंड आई एम श्योर शहजाद पूनावाला आप भी बहुत सारी पब्लिक मीटिंग करेंगे। लेकिन सीधे विनोद अग्निहोत्री जी जो लाल टोपी वाला व्यंग्य है प्रधानमंत्री का, क्या उन्होंने इंडिकेट कर दिया है कि यह मुकाबला अब सिर्फ 2 लोगों के बीच होने वाला है, एसपी वर्सेस बीजेपी? नहीं, देखिए निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने जो आज बोला है, तो लाल टोपी कह के उन्होंने, लाल टोपी से इशारा उनका समाजवादी पार्टी की तरफ ही था। तो समाजवादी पार्टी का जिक्र उन्होंने सीधे नाम लेकर न कह के लाल टोपी करके किया, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग ही लाल टोपी लगाते हैं। तो लाल टोपी कहने के बाद प्रधानमंत्री जी ने एक तरह से, उन्होंने और कांग्रेस पार्टी का कोई जिक्र नहीं किया, उन्होंने बीएसपी का कोई जिक्र नहीं किया अपने भाषण में। तो इसका मतलब ये बात तय हो गई कि मुकाबला जो है इन्हीं दोनों के बीच में सीधा है, बाकी और पार्टियां भी मैदान में है। अब जैसे आज भी देखिए, एक तरफ गोरखपुर में प्रधानमंत्री जी का भाषण हो रहा था, दूसरी तरफ जो है मेरठ के दबथुआ में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की रैली थी, तो दोनों आज भी मुकाबले में थे। तो इस तरह से जो है, एक तरह से मुकाबला तो ये होता ही जा रहा है धीरे धीरे। अब दूसरी बात ये है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है, भले ही चारों पार्टियां अलग अलग लड़ रही हों, बहुजन समाज पार्टी अलग है, कांग्रेस पार्टी अलग है, सपा का अपना गठबंधन अलग है और भाजपा का गठबंधन अलग है, लेकिन जिस तरह से चुनाव आगे बढ़ता जाएगा तो धीरे धीरे आप देखेंगे ये मुकाबला कहीं कहीं तो त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय होगा, लेकिन आमतौर पर ज्यादातर जगहों पर ये आमने सामने का मुकाबला होगा भारतीय जनता पार्टी गठबंधन और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बीच में। और अखिलेश यादव ने इस तरह की पूरी व्यूहरचना भी कर ली है, दोनों के गठबंधन अपने अपने बन चुके हैं। भाजपा के साथ अनुप्रिया पटेल है, संजय निषाद है, तो उधर इनके साथ जो है महान दल है, ओम प्रकाश राजभर है,
की पार्टी है, इसके अलावा जयंत चौधरी हैं, जनवादी पार्टी है। तो इस तरह से इस बार जो है मुकाबला इन दोनों के बीच में मुख्य रूप से होगा। अब कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी कहाँ किसका वोट कैसे काटती है, कहीं वो बीजेपी का वोट काटेंगी तो कहीं वो कांग्रेस का, इसका सपा का वोट काटेंगी, उसके बाद वो असर क्या होता है वो काफी कुछ नतीजों को वो भी प्रभावित करेगा। लेकिन कुल मिलाकर के अब समस्या ये आ रही थी कि चूंकि पूरे चुनाव को अभी मैं अपने शहजाद पूनावाला जी को सुन रहा था और अजीत साहब को सुन रहा था, अब मुद्दा मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद बना दिए गए। तो मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद तो एक तरह से उत्तर प्रदेश में आपराधिक गतिविधियों के प्रतीक बन गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है उत्तर प्रदेश में और भी अपराधी नहीं है। उत्तर प्रदेश में और बहुत सारे नामधारी अपराधी हैं जिनका जो अभी भी अपना काम कर रहे हैं। लेकिन चूंकि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का नाम लेने से थोड़ा मामला जरा हिंदू मुस्लिम का बन जाता है, तो वो नाम थोड़ा बीजेपी को सूट करता है, इसलिए बाकी अपराधियों का जिक्र नहीं होता। तो कुल मिलाकर के इस चुनाव को आखिरकार समाजवादी पार्टी से जब मुकाबला होगा तो हिंदुत्व का ध्रुवीकरण भी आएगा, वो भी उस पर भी बात होगी, मतलब हिंदू कुल मिलाकर के। तो भाजपा विकास का पैकेज, उसके साथ साथ जो है सामाजिक समीकरण, मोदी जी की छवि, योगी जी की छवि और साथ में हिंदू मुस्लिम का एक ध्रुवीकरण, ये सब मिला करके मैदान में उतर रही है और ये उसकी यूएसपी है। दूसरा समाजवादी पार्टी वो ये कोशिश करेगी कि हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण ना हो, वो पिछड़ों को अपने साथ ज्यादातर लेने की कोशिश कर रही है, ताकि जो पिछड़ा पिछली बार बीजेपी के साथ एक मुश्त होकर गया था, खासकर गैर यादव पिछड़े, वो इस बार अगर वहां से टूट के समाजवादी पार्टी की तरफ आते हैं तो सपा मुकाबले को ज्यादा मजबूत बनाएगी। इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन को लेकर के जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसमें बीजेपी भी कोशिश कर रही है किसानों का एक बड़ा हिस्सा जाटों का वो वापस उनकी तरफ लौटे, और सपा की कोशिश है कि वो भी सपा के साथ आए। तो कुल मिलाकर चुनाव इस तरह से इस सारी परिस्थितियों में लड़ा जा रहा है। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं अपने एक दर्शक के पास, क्योंकि आप जानते हैं देश की बहस में हम देश भर से दर्शकों को जोड़ते हैं पब्लिक के मंच के जरिए। रुद्र प्रताप सिंह गोरखपुर से। रुद्र, कैसा मुकाबला दिखाई दे रहा है आपको उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव में? जी दीपक जी, बता दूं आपको कि मुकाबला तो जैसे हम आज हमारे गोरखपुर में जो प्रधानमंत्री आए थे उन्होंने इतनी बड़ी सौगात दी है, 100 अरब की परियोजनाओं का लोकार्पण कर दिया है, जिसमें खाद्य कारखाना है, एम्स है। तो इससे सिर्फ गोरखपुर नहीं बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को इसमें बहुत फायदा दिखाई दे रहा है। तो मुकाबला अब मेरी नजर देखेंगे तो बीजेपी का पलड़ा अभी भारी है, और क्योंकि जो परियोजनाओं का उन्होंने लोकार्पण किया है ये इससे लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही, और काफी सहूलियत, जैसे एम्स का लोकार्पण होने से जो लोग जो जैसे कोरोना बीमारी में या फिर बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए बाहर जाते थे या फिर जांच के लिए बाहर जाते थे, उन्हें जांच के लिए अब यहीं उनके जांच की रिपोर्ट यहीं पे आ जाएगी। खाद्य कारखाना के खुलने से जो यूरिया, बहुत बहुत शुक्रिया रुद्र। सीधे चलता हूं तहसीम पूनावाला के पास और उसके बाद शांतनु गुप्ता के पास जाऊंगा। तहसीम, विनोद भाई ने भी बोल दिया, प्रधानमंत्री ने भी इंडिकेट कर दिया कि कांग्रेस कहीं लड़ाई में दिखाई नहीं दे रही है, तो क्यों प्रियंका गांधी जी जो हैं वो इतना संघर्ष कर रही हैं? अगर कांग्रेस अपना इंपैक्ट ही नहीं बना पा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, और कम से कम ग्राउंड पे तो ये दिखाई दे रहा है। हाइपोथेटिकली अगर आपकी बात को मान लिया जाए कि कांग्रेस लड़ाई में नहीं है, तो कल आप ही मुझसे प्रश्न पूछेंगे, विनोद भाई प्रश्न पूछेंगे कि क्यों कांग्रेस मेहनत नहीं कर रही थी। तो कांग्रेस मेहनत करे तब भी उस पर आरोप लगे, नहीं करे तब भी उस पर आरोप लगे। लेकिन मैं आपके दर्शकों को बता दूं, कल श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी एक महिलाओं का मैनिफेस्टो निकाल रही है, और महिलाओं के लिए पहली बार हमारे मुल्क में ऐसा हो रहा है कि एक अलग से मैनिफेस्टो बन रहा है। और मैं आपके शो पर लगातार ये दावा करते आ रहा हूं और आज भी ये दावे को रिपीट कर रहा हूं कि कांग्रेस सरकार के बेहद करीब रहेगी या सरकार बनाएगी। उत्तर प्रदेश की हवा बदल गई है, और इसको मैं अपसेट करूंगा आपके शो पर। जब से कोविड हुआ है तब जो हो रहे थे कि जो सर्वेज हो रहे थे भाजपा को लेकर, उत्तर प्रदेश की सरकार को लेकर, एक एवरेज दिया जा रहा था कि भाजपा 230 से 240 सीटें जीतेगी। लेकिन हर 15 दिन के बाद अब जो सर्वे आ रहे हैं, भाजपा 20-20 सीटें हार रही है, और अब यह आकलन लगाया जा रहा है कि भाजपा करीबन 130-140 सीटों पर है। मैं जानता हूं कि फरवरी आते चुनाव आते ये आंकड़ा आ जाएगा 60 से 80 के बीच में, और इसका पूरा लाभ कांग्रेस को होने जा रहा है। आप इस चीज को नोट कीजिए। लेकिन मुझे शहजाद भाई से एक दो प्रश्न पूछने हैं। शहजाद भाई कहते हैं कि हम तो बुलडोजर चलाते हैं। क्या हो गया, अजय मिश्रा टेनी के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चलाया?
मनीष गुप्ता का गोरखपुर में जिस पुलिस ने एनकाउंटर किया, उस कमरे में घुसकर उसे मारा, उनके घरों पर उस पुलिस वाले के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? जी जी जी, मुझे सुनाई नहीं दिया, सॉरी। शहजाद अब नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी जुड़ गए हैं, वो आपकी बात का जवाब देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल जुड़ गए हैं, वो आपकी बात का जवाब देंगे। शांतनु जी भी बैठे हुए हैं। मैं संक्षेप में जवाब प्रश्न उनसे पूछ लेता हूं। क्या हुआ अजय मिश्रा टेनी पर? आपको कार्रवाई करने वाले थे, आज तक आपने उनको निकाला नहीं, वहां पर बुलडोजर नहीं चलाया। जिन पुलिस वालों ने उस कमरे में घुसकर गोरखपुर में मनीष गुप्ता जैसे मासूम इंसान को मारा, उस पर आपने बुलडोजर नहीं चलाया। ये बुलडोजर भी आप सिलेक्टिवली चलाते हो। और गुंडों की आप बात करते हो तो सबसे बड़े गुंडे तो आपकी सरकार में बैठे हुए, वो डीजीपी गुंडा है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस शो पे कहता हूं, जो आकर टीवी पे कहता है कि हाथरस में उस लड़की का बलात्कार हुआ ही नहीं था, जबकि सीबीआई की रिपोर्ट कहती है कि वो लड़की मरते मरते सच कह गई, उसका गैंग रेप हुआ था। उस डीजीपी के घर पे आपने बुलडोजर नहीं चलाया। बुलडोजर चलाना दूर की बात है, आपने उसको सस्पेंड नहीं किया शर्मनाक बयान के लिए। और फिर सोनभद्र में क्या हुआ? वहां पर आपने बुलडोजर नहीं चलाया। सेंगर पे क्या हुआ? जब तक सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो जांच के आदेश नहीं दिए, तब तक आपने सेंगर पे कोई कार्रवाई नहीं करी। अरे आपकी सरकार गुंडों की सरकार है। आपकी सरकार ने खुद, मुख्यमंत्री साहब ने अपने आप पर केसेस विड्रॉ किए हैं। आप लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, आपने ना विकास किया है, ना आपने लॉ एंड ऑर्डर संभाला। इसलिए जो आज नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, हर पैरामीटर पर बिहार और उत्तर प्रदेश सबसे लो स्थान उनको मिला है। और जो स्थान आगे सबसे ऊपर है वो है महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटका। इन 3 राज्यों में से बीजेपी का सिर्फ एक ही राज्य है कर्नाटका। महाराष्ट्र और तमिलनाडु को पहला और दूसरा स्थान मिला है। बताइए शांतनु गुप्ता, क्या नीति आयोग की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश को पूरी तरह खारिज करती है? आप लोग तो ये क्लेम करते हैं कि पर कैपिटा इनकम को ले लीजिए या जीडीपी को ले लीजिए। आज दूसरे नंबर की जीडीपी उत्तर प्रदेश के अंदर है महाराष्ट्र के बाद। देखिए दीपक भाई, अगर स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा विषय है जिसको जैसे आप आंकड़ा करेंगे वैसे दिखेगी। अगर आप उत्तर प्रदेश को आज के महाराष्ट्र से कंपेयर करेंगे, उत्तर प्रदेश को गुजरात से कंपेयर करेंगे, तो उत्तर प्रदेश आपको खराब दिखेगा। लेकिन आपको ये 5 साल के उत्तर प्रदेश को पिछले 5 साल के उत्तर प्रदेश से कंपेयर करना पड़ेगा। वो एक एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होगा, एप्पल टू ऑरेंजेस कंपैरिजन नहीं होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, उत्तर प्रदेश का जीएसडीपी 6ठे नंबर पर हुआ करता था, आज दूसरे नंबर पर है। उत्तर प्रदेश का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 12वें नंबर पर हुआ करता था, दूसरे नंबर पर है। उत्तर प्रदेश में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो 7.5% था, आज 4.5% है। उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम 44,000 हुआ करती थी, आज 95,000 है। ऐसे में डेटा बताया जा सकता हूं, आप जितनी देर कहें। ऐसी 45 स्कीम्स हैं, 45 स्कीम है जिसमें उत्तर प्रदेश, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। बात ये नहीं है, देखिए 2014 से पहले दीपक भाई, जब भी सपा ने सरकार बनाई या बसपा ने सरकार बनाई, उनका वोट परसेंटेज 30 था, मतलब उनका पीक है। अगर सपा के लिए सब कुछ फायर कर जाए, उनके जाति समीकरण सब कुछ करे तो 30%। भाजपा ने 2014 के बाद से दीपक भाई गेम बहुत अप कर दिए, 40%, 42%, ऑलमोस्ट 50% 2019 में। और सपा बसपा पहुंच चुकी है 22% पे, 18% पे, 19% पे। तो अगर वो जयंत को ले लेंगे, 1.5% का जयंत आ गया। अगर वो राजभर को ले लेंगे, आधे % का राजभर आ गया, तो वो मैक्सिमम अपना वो 30 भी दोबारा ले आए तो वो उनके बहुत है। तो मैक्सिमम वो अपने 30% के पीक पे पहुंचेंगे। और भाजपा 40% पर मेंटेन है। जितने भी सर्वे तहसीन भाई बता रहे हैं, उनमें सब में भाजपा का वोट शेयर 40% है। और किसी भी त्रिकोणीय इलेक्शन में, चतुर्कोणीय इलेक्शन में अगर 10% का गैप है, 5% का भी गैप है, तो कम से कम जो जीतने वाली पार्टी है वो 240-250 सीट जीती रही है, बुरी से बुरी अवस्था में भी। ठीक है, मैं सीधे डॉक्टर अजीज खान के पास चलता हूं। अजीज खान, वोट परसेंटेज की बात करें, अभी तक जितने भी सेफोलॉजिकल आंकड़े आए हैं, आप लगभग 7 से 10% पीछे हैं भारतीय जनता पार्टी से। ऐसे में कैसे मुकाबला कर पाएंगे? देखिए दीपक जी, मैं शांतनु जी को सुन रहा था, साहब जातीय समीकरण, जाति, अरे भाई कुछ काम की बात भी कर लो। हमेशा जाति जाति धर्म, जाति धर्म, अरे भाई काम की बात करिए ना। अब जात धर्म पे वोट नहीं पड़ने वाला है, अब वोट पड़ेगा। सुनिए शांतनु जी, आप बहुत बुद्धिजीवी आदमी है, सुनिए मेरी बात। अब वोट पड़ेगा काम पे, कानून व्यवस्था पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पे। आपने जो महंगाई की चरम पहुंचा दी है, पेट्रोल डबल कर दिया है। आज खाने का जो तेल है उसकी क्या कीमत है? आप देखिए, जो लोग ढाबे में खाना खाने जा रहे हैं उसकी कीमत क्यों बढ़ गई? आपने कमर्शियल सिलेंडर का रेट बढ़ा दिया। अब इस पे चुनाव होगा, जातीय समीकरण बनाई होगा।
अब जो बातें होंगी अब ये होगी कि कानून व्यवस्था कैसी है आपकी, कितने लोगों को आपने मरवा दिया उत्तर प्रदेश में, किस तरीके से आपने इनकाउंटर करवाया, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी दखल देना पड़ा। आप देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी दखल देना पड़ा। चुनाव इस पर होने जा रहा है, जाति धर्म पे नहीं होने जा रहा है कि 2% आपका बढ़ेगा 3%। एक बात और आप समझिए, जो आज उत्तर प्रदेश की स्थिति है, उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, क्या चाहते हैं यहाँ के लोग? यहाँ के लोग विकास की बात करना चाहते हैं। आपने वादा किया था, आपने कहा था बुलेट ट्रेन लाएंगे। अरे साहब, जो शख्स बुलेट ट्रेन अपने लोकसभा में नहीं ला सका, आप देखिए बनारस में मेट्रो नहीं चल पाई, गोरखपुर में मुख्यमंत्री महोदय के गृह जनपद में मेट्रो नहीं चल पाई, 3 बार डीपीआर चेंज किया गया, अभी तक डीपीआर फाइनल नहीं हुआ। साहब वहां पे वादा किया था आयुष मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, बन गया क्या? मैं जानना चाहता हूं। वहां कहा था गोरखपुर यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का डिग्री देंगे, उसको उसके अंडर में करेंगे, हो गया क्या? वही समाजवादी पार्टी को देखिए आप, समाजवादी पार्टी ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 500 बेड का हॉस्पिटल बनाया। आज जो एम्स का उद्घाटन किया गया, इसका शिलान्यास किसने किया था? माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था। जमीन हमने दी, उद्घाटन हमने किया, उसके पूरे सारे काम हमने किए, उद्घाटन आपने कर दिया। अरे भाई क्या है? और वो भी इनकम्प्लीट। एक एम्स का नार्म है 42 फैकल्टी होना चाहिए, अभी कितनी फैकल्टी बनी है? 20। और एक बात बता दूं, अभी लोकसभा में 3 दिसंबर को हेल्थ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया था कि 183 इंप्लाई की जरूरत थी, 118 सीट अभी खाली है। आपने इंप्लाई को भी भर्ती नहीं किया। आपने कहा साहब 125 सीटें एमबीबीएस की हो गई, कहां से हो गई? ना ऑपरेटर्स लगाया, ना वहां पे अभी किसी तरीके का अपॉइंटमेंट हुआ, कहां से? आप लगातार उद्घाटन करते चले जा रहे। जल्दबाजी में आपने पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन कर दिया। देखिए, उद्घाटन करने से, शिलान्यास करने से वोट नहीं मिलने वाला, वोट मिलेगा जमीनी हकीकत काम करने से। आज गोरखपुर में देखिए ना, अभी तो मैं गया था वहां, बसारतपुर में जो स्मार्ट सिटी की बात आप कह रहे थे, बसारतपुर में पानी बह रहा था, सब भरा था पानी, वहां लोग नाव से चल रहे थे। गोरखपुर की बात बता रहा हूं, वहां नौका विहार जिसके लिए वायदा किया था, जिसके चारों तरफ स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, हॉर्स राइडिंग का व्यवस्था करेंगे, रिंग रोड बनाएंगे, साहब एक काम नहीं किया योगी जी ने। जो अपने गृह जनपद में नहीं कर सका, वो पूरे उत्तर प्रदेश में क्या करेगा? अब वोट जो पड़ेगा विकास पे पड़ेगा। कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है? अभी मैंने एनसीआरबी का आंकड़ा बताया आपको कि किस कदर एनसीआरबी के आंकड़े के मुताबिक किस कदर कानून व्यवस्था ध्वस्त हुआ है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, मोदी जी का एक वेबसाइट है, जरा उस पर आप डिटेल डालिए, उनकी वेबसाइट पे जाइए, 1,86,000 कंप्लेन पड़ा हुआ है। लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं। मोदी जी ने कहा था साहब मेक इन इंडिया मेरा बहुत बड़ा सेक्टर है। 3,80,00,000 लोग उससे बेरोजगार हो गए, पहले रोजगार में थे। आपने कहा कि साहब स्किल इंडिया में लाऊंगा, 54,000 लोगों ने उस वेबसाइट पर कंप्लेन किया है। आप जाइए ना उस पे। पीएम मुद्रा योजना, आपका स्कीम था कि 50,000 से लेकर 10 लाख तक मैं पीएम मुद्रा योजना में दूंगा। 92% लोगों को 23,000 रुपया मिला है। कितना बड़ा बिजनेस कर लेगा आदमी, कितना बड़ा बिजनेस कर लेगा? अभी झूठ की इंतहा होती है। आयुष्मान योजना आपने कहा था 50 करोड़ का लक्ष्य ठीक है, जवाब ले लेते हैं। गोपाल जी के पास ये आंकड़े बेहतरीन होंगे। सर देखिए दीपक, गोपाल जी के पास ये आंकड़े बेहतरीन होंगे। गोपाल जी बताइए, डॉक्टर अजीज खान ठीक बोल रहे हैं आंकड़ों के हिसाब से, या उनकी बात में आधी सच्चाई है और आधा फसाना? ना आधी सच्ची है ना सच्चाई है, पूरा का पूरा फसाना है। देखिए, अगर आंकड़े देखने अर्थव्यवस्था के, और ये राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे हैं, तो आंकड़े देखने चाहिए मैक्रो इकोनॉमिक, जो अर्थव्यवस्था को सही ढंग से दर्शाते हैं। अगर भारत की जीडीपी की ग्रोथ रेट लगभग डबल डिजिट में आती है, 9.6% और 9.8% की जीडीपी ग्रोथ रेट है, तो वह है महत्वपूर्ण। और आने वाले समय में भी रेगुलरली यह जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत मजबूत रहने वाली है। सरकार ने पेंडेमिक के बाद जिस तरह की अर्थव्यवस्था को संचालित किया है, जिस तरह फिस्कल स्टिमुलस दिया है, जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तरफ काम किया है, वह आज भारत ही नहीं पूरा विश्व भारत की अर्थव्यवस्था को पोस्ट पेंडेमिक उसको सराह रहा है। आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा एफडीआई का कौन पैसे लगाता है? कहाँ पैसे लगाते हैं? पूरा विश्व अगर पैसे लगाता है जहां पे उसको फ्यूचर नजर आता है। उत्तर प्रदेश कितनी ज्यादा एफडीआई अट्रैक्ट कर रहा है। सारी इंडस्ट्रीज जो इनके एसपी वगैरह के समय में यहाँ पे डर के भागते थे, यहाँ लगाना नहीं चाहते थे, दूसरे प्रदेशों में भाग रहे।
आज वो इंक्वायर कर रहे हैं कि हमें नोएडा में जमीन मिल जाए तो हम यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएंगे। दो मोबाइल कंपनियां थी, 200 मोबाइल कंपनियां 5-7 साल में बन गई हैं यहाँ पे। कितना 5 एयरपोर्ट बन गए, कितने एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। आप कभी दादरी में जाइए, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन हब बन रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लॉ एंड ऑर्डर में क्या बात करेंगे? क्राइम को कोई, हम ये तो कह नहीं रहे कि सारे क्राइम ही खत्म हो गए। क्राइम तो सब जगह, पूरे विश्व में जगह जगह होते हैं। क्राइम के बाद, इंडिविजुअल स्पेशल क्राइम एक्ट के बाद सरकार ने उस पे एक्शन लिया कि नहीं, ये महत्वपूर्ण है। ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स का आज बोलबाला उत्तर प्रदेश में नहीं है। उनकी प्रॉपर्टी, जिनको अंसारी वगैरह को, जिनको ये गोद में लेके घूमते थे, जिनके गोदी में बैठ के घूमते थे, वो लोगों की प्रॉपर्टी आज कन्फिस्केट हो रही है, टूट रही है। तो जो उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज क्राइम को खत्म किया है, उगाई होती थी इनके अपने कार्यकर्ता। रेड अलर्ट का प्रधानमंत्री ने क्या कहा है? लाल टोपी मतलब, अरे क्या बोलोगे आप? बोलोगे अर्थव्यवस्था के माइक्रो डेटा देते हो। एम्प्लॉयमेंट 4 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट मिला है। जब कोविड के बाद प्रवासी मजदूर आ रहे थे, पूरे प्रदेशों में सबसे अच्छा काम प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश में ट्रीटमेंट मिला है। और योगी जी ने कहा है कि जो लाखों मजदूर जो उत्तर प्रदेश में और बिहार के लोग बाहर जाके काम ढूंढते थे, हम उनको उत्तर प्रदेश में काम देंगे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का कभी आपने नाम सुना है? डिफेंस कॉरिडोर कैसे बन रहे हैं, एफएनजी बन रहे हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है। जो अकेला नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ही लगा लेंगे तो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या होते हैं? आपने 300 प्रोजेक्ट की वो की थी भूमि पूजन, वो उनको इनॉग्रेट किया था ये, और अगले लास्ट के 6 महीने में, क्या आप सोचते हो 6 महीने में आपने बना दिया होगा? आपने उसके 300 प्रोजेक्ट को आपने एक दिन में अखिलेश यादव जी ने वो कर दिया। तो क्या आप अर्थव्यवस्था पे क्या बात कर रहे हो? आज उत्तर, जैसे शांतनु जी ने कहा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दूसरा नंबर पे आज मैं जाता हूँ, विश्व में जाता हूँ, सब लोग उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करने को तैयार है। लेकिन उससे पहले मुझे ब्रजमोहन सिंह, मेरे एक दर्शक कानपुर से जुड़ गए हैं। ब्रजमोहन सिंह जी कानपुर से मेरे दर्शक जुड़े हुए हैं। ब्रजमोहन जी, क्या बोलेंगे आप उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है उस पर? सर, मेरा कहना यह है कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो तो अपना मत दे ही चुकी है कि उसको, भाजपा को और योगी जी को दोबारा सरकार में लाना है। क्योंकि जो लोगों के आसर कहने क्या है कि मान लो जितने भी सर्वे हुए उसमें चाहे पूर्वांचल हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे बुंदेलखंड हो, सब में जनता 40% से ऊपर की जनता उनके साथ है और 44% आबादी योगी जी को पसंद कर रही है। और मुख्यमंत्री तौर पर चाहती है कि विकास पुरुष है, एक ईमानदार नेता है। अदर पार्टी के नेता भी जानते हैं कि योगी जी एक ईमानदार नेता है और ईमानदार मुख्यमंत्री हैं और जन सेवा के लिए ही। तहसीन पूनावाला, आप जवाब देना चाहते थे, फिर मैं डॉक्टर अजीज खान के पास जाऊंगा। देखिए, इन पब्लिक परसेप्शन मैटर्स, और परसेप्शन क्या कह रहा है योगी जी के बारे में आप सुन रहे हैं। मेरे एक रैंडम दर्शक की राय, ब्रजमोहन जी की कानपुर से। नहीं, उनकी राय को मैं सराहता हूँ, उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन हम जो आंकड़ों पर बात कर रहे थे, और गोपाल जी आंकड़ों में मास्टर है, इसलिए वो आंकड़ों को गलत नहीं बताना चाहिए। गोपाल जी बिल्कुल सही, इकोनॉमिक्स के जो पैरामीटर्स है मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स से पता चलते हैं। लेकिन आपने दीपक जी के शो में गलत कहा, 9.8% का इजाफा नहीं हुआ, 8.4% का इजाफा हुआ है। और इस बात को मैं मान लेता हूँ, 8.4% का इजाफा हुआ है। लेकिन आप जो दर्शकों को नहीं बताते है कि पिछले क्वार्टर में -7.8% आपकी जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी। तो अगर 8.4% बढ़ा भी है। गोपाल जी ऐसे डिबेट नहीं हो सकता। दीपक जी, ऐसे नहीं होता डिबेट। गोपाल जी मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। आई रिक्वेस्ट यू। नहीं तो मैं क्लैरिफाई तो कर दूं मैंने क्या कहा। आई रिक्वेस्ट यू। अच्छा, आप पूरे साल की बात कर लेते हैं। पूरे साल 9.8 का है, पूरे साल की बात केवल फोर्थ क्वार्टर का 8.4। मुझे बात करने दीजिए। ठीक है, पूरे वर्ष का आपने कहा को मत गलत कहो ना, आप अपने आंकड़े दो। ठीक है, पूरे वर्ष का आप 9.8% का। सर सुन लीजिए ना, सर सुन लीजिए ना मेरा समय। चलो मैं 9.8% पूरे साल के आपके आकलन को मान भी लेता हूं, चलो मान लेता हूं।
9.8%। तब भी आपका पिछला जो जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था -23.7, आपका जीडीपी तो घटा। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था, आप नहीं थे, पहली बार 45 वर्षों में भारत की इकोनॉमी घट रही है। इसके फैक्ट चेक कराने की जरूरत नहीं, ये सच्चाई है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं, भारत की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। आप बात करते हो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश बड़ा है, एफडीआई भारत में सबसे ज्यादा है। एफडीआई नहीं आया था, एफआईआई था, वो डॉलर के रेट से चल रहा था। और आज स्टॉक मार्केट में क्या हालत हुई है, अगर एफडीआई सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में आया है, आप इस शो पर 10 मल्टीनेशनल कंपनीज बता दीजिए। सर आई रिक्वेस्ट यू, आप 10 मल्टीनेशनल कंपनीज बता दीजिए शो पर जो 2017 और 2021 के बीच में उत्तर प्रदेश में आए, नई कंपनीज जो उत्तर प्रदेश में जिन्होंने निवेश किया। आप उनके नाम बता दीजिए, मैं बता दूंगा मैं गलत हूं। 10 कंपनीज का नाम बता दीजिए। तीसरी बात सुन लीजिए सर। अरे सर, मैं शुरू किया, आप इतने में डर गए सर। मैंने बताया था दो मोबाइल से अब 200 मोबाइल कंपनियां आ गई हैं। थैंक यू, आपने सैमसंग का बोला। थैंक यू, आपने सैमसंग का बोला। सुनिए अब मेरी बात, सुनिए ना मेरी बात, सुनिए ना मेरी बात। मुझे मौका दे सर प्लीज। सैमसंग की फैक्ट्री सबसे पहले चेन्नई में आई थी। थैंक यू वेरी मच। चेन्नई के बाद अब मेरी बात समाप्त होनी थी, क्योंकि आपने सैमसंग का जिक्र किया। जो डील सैमसंग ने किया था उत्तर प्रदेश, जी, जो डील सैमसंग ने किया था उत्तर प्रदेश सरकार और सर आई रिक्वेस्ट यू सर, ऐसे नहीं होता ना सर डिबेट। सैमसंग की फैक्ट्री सबसे पहले चेन्नई में आई थी, और जो डील उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ किया था, वो डील साइन किया था अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे। गूगल कीजिए, उसके आपको पिक्चर्स मिल जाएगी। कोई आदित्यनाथ जी ने वो डील साइन नहीं किया, तो वो अखिलेश यादव जी ने डील साइन किया था। अब आते हैं तीसरी बात, जो एमपीआई इंडेक्स है नीति आयोग का, वो बताता है सर ऐसे सर हर स्टेटमेंट पे आप रोकोगे बीच में। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, ये बता दें आपके तर्क सही नहीं है। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। एमपीआई इंडेक्स जो नीति आयोग का है, वो बताता है कि 40% लोग उत्तर प्रदेश में गरीब है, गरीबी उत्तर प्रदेश में बड़ी है, बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में बड़ी है। अगर योगी जी ने इतने लोगों को नौकरियां दी, तो नीति आयोग की रिपोर्ट क्यों बताता है कि उत्तर प्रदेश बिहार के बाद इस मुल्क का सबसे गरीब राज्य है? इसका आप जवाब दे दीजिए। और आप सैमसंग का नाम बताए, गलत था, अन्य 10 आप मैं गोपाल जी से जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले विनोद अग्निहोत्री जी के पास जाऊंगा। विनोद जी, मुझे बताइए, आपने 2012 से 2017 का भी कार्यकाल देखा, क्योंकि इमीडिएट कंपैरिजन होता है, तो 2012 से 2017 और 2017 से 2022 किसका कार्यकाल आप एक पत्रकार की हैसियत से विश्लेषण करके बेहतर मानते हैं, योगी जी का या अखिलेश यादव का? देखिए दीपक जी, इस तरह से ब्लैक एंड व्हाइट में किसी एक कार्यकाल के बारे में नहीं कहा जा सकता। कुछ बातें अखिलेश जी के कार्यकाल में अच्छी थी और कुछ बातें खराब थी, कुछ इस कार्यकाल में अच्छी है, कुछ इसमें खराब है। इस पर हम बात कर सकते हैं। एकदम से हम ये नहीं कह सकते कि अखिलेश जी का कार्यकाल बहुत अच्छा था या योगी जी का बहुत अच्छा था। अखिलेश जी के साथ 2012 में जो मुख्यमंत्री बने थे, 2014 तक तो उनके ऊपर इतने दबाव थे आंतरिक पार्टी के, मतलब जो है चाचा का दबाव, पिता का दबाव, आजम खान साहब का दबाव। उसके बाद 2014 के बाद अखिलेश यादव ने परफॉर्म करना शुरू किया और उन्होंने उत्तर प्रदेश में विकास का मॉडल दिया, जिसमें एक्सप्रेस वे, मेट्रो और तमाम सारी योजनाएं, डायल 100, ये तमाम सारी योजनाएं आई। अब वो अजीज खान साहब बता देंगे। ये तो इसलिए उनके कार्यकाल में कुछ चीजें माइनस भी थी, ऐसी बात नहीं है। और बाद में परिवार का झगड़ा हुआ, नेतृत्व का झगड़ा हुआ, उसको लेकर के सरकार की इमेज बिगड़ी और उसका नतीजा ये हुआ उन्हें कांग्रेस से गठबंधन करना पड़ा और चुनाव हारी समाजवादी पार्टी। जबकि अखिलेश जी को लेकर के पर्सनल कहीं कोई एंटी इनकम्बेंसी या नाराजगी लोगों में नहीं थी। उस समय के सर्वे आप उठा के देख लीजिए तो वो सब स्पष्ट है। योगी जी के कार्यकाल की स्थिति ये है कि योगी जी के कार्यकाल में निश्चित रूप से मैं नहीं कहूंगा काम नहीं हुआ, काम हुआ है। तमाम सारी विकास योजनाएं जो है उन पर उनकी घोषणाएं हुई हैं, उनका शिलान्यास हुआ है, उनके कई के उद्घाटन भी हुए हैं, लोकार्पण भी हुए हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं। लेकिन जमीन पर बहुत दूसरी समस्याएं भी हैं, जैसे महंगाई की समस्या है जो योगी जी से लेना देना नहीं है, वो केंद्र सरकार की नीतियों के कारण महंगाई बढ़ी हुई है। लेकिन खाद की समस्या, किसान जो है खाद के लिए परेशान है, किसान आंदोलन की समस्या, बहुत सारे और दूसरे। अब लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा सब्जेक्टिव विषय है कि इसमें आंकड़ेबाजी में उलझ जाएंगे तो अलग बात है। लेकिन बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई है अखिलेश जी के जमाने में भी जिसमें चर्चा जो है अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर हुई, और योगी जी के जमाने में भी बहुत सारी ऐसी दुखद घटनाएं हुई जिनकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर हुई। तो ये तो जनता अपना अपना अलग अलग अवधारणा है, अलग अलग परसेप्शन है कि लॉ एंड ऑर्डर कब अच्छा था, कब खराब था। लॉ एंड ऑर्डर अपनी सब्जेक्टिव किसी चीज है। एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि बार बार ये कहा जाता है कि साहब 40% के वोट जो है बीजेपी के पास है, अखिलेश यादव के पास 10% का गैप है, वो कैसे होगा? देखिए 2012 में बीजेपी का वोट परसेंटेज कितना था तो बताइए, और उसके बाद वो 2017 में जाके 39% हो गया जाकर।
तो चुनाव गणित से नहीं होता है, चुनाव केमिस्ट्री से होता है, चुनाव का एक रसायन होता है। वो तमाम छोटी छोटी जातियां इधर से उधर मूव करती हैं, तमाम इधर से उधर वर्ग मूव करते हैं और चुनाव जो है उसकी तस्वीर बनती है। एक जमाने में बीजेपी को 20% वोट मिलता था, आज बीजेपी 45% पर है। बिल्कुल ठीक कहा आपने विनोद जी, बिल्कुल ठीक कहा। चुनाव भी एक केमिस्ट्री से होता है, लेकिन इसी केमिस्ट्री को समझने के लिए गाजियाबाद चलते हैं। मेरे एक दर्शक डॉक्टर प्रमोद श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव के बारे में? आपको मुख्य मुकाबला किसके बीच दिखाई देता है? जी बोलिए डॉक्टर श्रीवास्तव, आपकी आवाज सुन रहे हैं हम, बोलिए। जी, चीजें इतनी क्रिस्टल क्लियर नहीं है कि बताया जा सके कि बीजेपी बहुत स्पष्ट तौर पे आ सकती है या समाजवादी पार्टी सेकेंड पार्टी रहेगा। अभी बताना नामुमकिन है, क्योंकि पिछले भाजपा के ही कई स्टेट्स के रिकॉर्ड्स रहे हैं और अपने उत्तर प्रदेश का भी रिकॉर्ड रहा है कि हमेशा जो रूलिंग पार्टी है दोबारा आने में उसको बहुत कठिनाई होती है। तो मुझे अभी ये स्पष्ट कहना और बड़ा क्रिस्टल क्लियर कहना कि भाजपा आएगी दोबारा, ये बहुत आसान बात नहीं होगा। ठीक है डॉक्टर श्रीवास्तव, आगे तेल भी देखेंगे, तेल की धार भी देखेंगे। ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद शुरुआत बहस की इसी पॉइंट से होगी कि चीजें क्रिस्टल क्लियर नहीं है, लेकिन क्या काम करेगा? अंकगणित काम करेगा या केमिस्ट्री काम करेगी, जैसा विनोद जी कह रहे हैं? ब्रेक के बाद देश की बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की, जहां पर आज गोरखपुर में कई सारे प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन करने के बाद प्रधानमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर वार किया। उन्होंने कहा लाल टोपी वाले प्रदेश के लिए रेड अलर्ट है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, शांतनु गुप्ता, लेखक और राजनीतिक विश्लेषक, तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस के समर्थक, और डॉक्टर अजीज खान। लेकिन सबसे पहले चलता हूं विपिन नारायण, मेरे एक दर्शक प्रयागराज से जुड़ गए हैं। विपिन, क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव के बारे में? आपको क्या लगता है कौन सी आपकी फेवरेट पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी ही मेरी फेवरेट पार्टी है। जिस प्रकार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना गोरखपुर में दी है, जिससे केवल गोरखपुर ही नहीं समूचे उत्तर प्रदेश और उससे सीमावर्ती अगल बगल के जिलों को फायदा पहुंचेगा। उन्होंने जिस एम्स अस्पताल, खाद कारखाने जो खोले हैं उससे रोजगार और बढ़ेगा। और जब से ये नरेंद्र मोदी सरकार आई है तब से केवल विकास का ही बोलबाला है जो है। हर जगह आप देखिए, मैं तो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज पे वास कर रहा हूँ, सड़कें हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सब बनता ही जा रहा है। ICMR रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है गोरखपुर में, जिससे प्रदेश की जनता को काफी राहत मिलेगी जो है। मेरे हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन इन तमाम बातों के लिए। सीधे चलता हूं डॉक्टर अजीज खान के पास। डॉक्टर अजीज खान, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी ने कई सारी उपलब्धियां गिनाई अपनी सरकार की, क्या कहेंगे? तहसीन ने उनको काउंटर किया, लेकिन आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे, क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने वाकई इन उपलब्धियों को पाया नहीं है? क्योंकि डाटा तो यही कहता है, गोपाल कृष्ण अग्रवाल डाटा गिना रहे थे। देखिए दीपक जी, मैं भी डाटा पे बात करना चाह रहा था, अब चाह रहा हूं डाटा एक गंभीरता से सुने फिर जवाब दें। देखिए, माननीय मोदी जी 14 में आए थे तो उन्होंने $8 ट्रिलियन का इन्होंने लक्ष्य रखा कि साहब मुल्क को मैं इस $8 ट्रिलियन पर पहुंचा दूंगा। आप देखिए ना, 14 में $2.97 ट्रिलियन यहां की इकोनॉमी थी, 19 में ये 2.72 रह गई, यानी घट गई एक बात। और देश पर कर्ज जो है वो $2.97 ट्रिलियन है, यानी कर्ज जितना हमारा इकोनॉमी है उतने कर्ज है। एक बात ये नोट कर लें। दूसरी बात में बेरोजगारी दर जो है वो 14 में 4.3। अरे भाई हल्ला कर रहे हैं आप, क्या तमाशा कर रहे हैं? अरे तो $8 ट्रिलियन हमने कहा, तो फिर आप सुनिए मेरी बात, रोकिए आप, ये तरीका नहीं है। नहीं, $8 ट्रिलियन कभी नहीं कहा। प्रधानमंत्री ने $5 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा है। डॉक्टर अजीज खान, लक्ष्य रखा है, अभी थोड़ी पहुंच गए। पहले 8 कह रहे थे। सर मुझे मौका दे, सर मुझे मौका दे। पहले 8 कह रहे थे, आप 5 अब कहने लगे, 19 में 5 कह रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? सर मुझे मौका दे। बात कर रहे हैं। अरे भाई सुनिए, सारा वक्त निकालिए। बताओ ना, आप ऐसे झूठ मत बोलो ना।
अरे भाई आप बात क्यों सुनिए, बोल रहे हो आप? जो मैं कह रहा हूँ उसे आप नोट करिए। अरे जवाब अभी दीजिए भी हम मौके कह पे रहे हैं अपने। 5 ट्रिलियन डॉलर हम लेके जाएंगे और उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन नहीं ले डॉलर जा लेके पाएंगे, जाएंगे। ले जा पाएंगे, नहीं ले जा पाएंगे, देश देख। हाँ तो सुनिए मेरी बात। देख लेना आप 22 बेरोजगारी के बाद। भाई टाइम किल कर रहे हैं आप, टाइम किल कर रहे हैं। 27 में भी हम 27 में आपसे बात बेरोजगारी करेंगे। दर दीपक जी, अरे भाई रोकिए, बेरोजगारी दर 14 में 4.39% था और 21 में 11.97% है। महंगाई 14 में 7.39% था, 21 में 12.94% है। कृषि विकास दर 5.1% था 14 में। अरे सुनिए मेरी बात, 4.6% है महंगाई दर। 1% सुनिए, दीपक जी ये क्या बात हुई? अरे क्या कुछ भी डाटा दे रहे हैं? अच्छा कोट कर दीजिए ना डॉक्टर अजीज खान, कहाँ का डाटा पढ़ रहे हैं, कोट कर दीजिए। ये डाटा आप कहाँ से लाए, कोट कर दीजिए डॉक्टर अजीज खान। सर 10 से क्या हास्यास्पद है, 4.6% रखने दीजिए। सपा की कैंटीन में किसी समोसे के नीचे कोई कागज था क्या? कहाँ से लाए डेटा? सुनिए ना मेरी बात, अरे भाई इंसान फिर क्या बताइए तो कहाँ से लाए हैं? 4.6% है इन्फ्लेशन रेट, जो आंकड़ा दे रहा है 4.6% है। ऐसा थोड़ी कुछ भी बोलते रहेंगे। जबरदस्ती बात मत करिए आप। सुनिए अरे लेकिन क्या ये बात बढ़िया कर रहे हैं? कहते हैं, अगले दिन कहते हैं सब मैंने बनाया, ये मैंने बनाया, वो मैंने बनाया, और यहाँ के उनके प्रवक्ता कुछ भी डेटा देते हैं। ऐसे तो ना डिबेट होगी। अरे 4.6% है महंगाई दर, नहीं 4.6% है। दीपक कैसे थोड़ी कुछ भी देते रहेंगे? वही क्या मजदूर सुनते है और छोटे-छोटे मासूम बच्चे। नहीं डॉक्टर अजीज खान, आप ये डाटा कहाँ से कोट कर रहे हैं बता दीजिए। शांत हो जाएंगे गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी। डॉक्टर अजीज खान बता दीजिए ना, आप डाटा कहाँ का कोट कर रहे हैं? 12.6 कहाँ से आपने डाटा उठाया है बता दीजिए। बता रहा हूँ, सुनिए मेरी बात। अरे भाई गोपाल जी सुनिए, आप बुद्धिजीवी आदमी है, क्या हल्ला कर रहे हैं आप? मैं बता रहा हूँ, नोट करिए आप। काला धन 17.5 लाख करोड़ रुपया कहा था मोदी जी की। इन्फ्लेशन तो बताइए कहाँ से लाए? 12.5% इन्फ्लेशन कहाँ से लाया? कहाँ से लाए थे? अरे मेरी बात, ये गलत बात है, ये गलत बात है। कुछ भी बोलते जाएंगे, कहीं से डेटा लाएंगे, किसी पर्ची को उठा के उसको टीवी में सुनते हैं ना लोग, टीवी में सुन लेंगे कुछ लोग, उसके बाद टीवी चेंज करेंगे तो इनका डेटा सुन के बैठ जाएंगे। 12.5% इन्फ्लेशन, ये गलत ठेकेदार नेता है आपके। कल वो लोग कहेंगे इन्फ्लेशन पे हमें मिला ये डेटा। दे रहा हूँ ना, इनको रोकिए। हाँ बताओ, इंटरप्ट करते हैं। 2019 में स्विस बैंक में 6,625 डॉक्टर अजीज खान आप बिल्कुल बोलिए, मैं किसी को इंटरप्ट नहीं करने दूंगा। सिर्फ इतना बता दीजिए आप किस ऑर्गेनाइजेशन का डाटा कोट कर रहे हैं? हाँ, मैं आज तक के वेबसाइट पे है, ये बाकायदे है, उसके न्यूज पोर्टल में नोट कर लीजिए और देख लीजिए इसको। अभी जो मैं बोल रहा है मैंने अभी, क्या बात कर रहे हैं आप? जो बात कह रहे हो ऑथेंटिसिटी के साथ बात कर रहे हो। कौन से आज तक दूसरी बात, अरे ये तो आरबीआई छोड़िए, आरबीआई ये बताइए, मानेंगे आप नहीं? आप मानेंगे नहीं, मुझे मालूम है। अरे आरबीआई के 75 मेडिकल कॉलेज बन गए क्या? 4.6% का स्मार्ट सिटी बन गया क्या? 2 करोड़ नौकरी कहाँ है? 2 करोड़ नौकरी बताइए ना प्रति वर्ष। कहा था 1 साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, 14 करोड़ नौकरी बताइए कहाँ डाटा है आपके पास? उत्तर प्रदेश में 70 लाख नौकरी कहा था आपके संकल्प पत्र में, जो झूठा पत्र है, कहाँ है नौकरी? बताइए ना देश को। आप लगातार गुमराह कर रहे हैं पूरे देश को, और हम आंकड़ा बता रहे हैं, हमें कह रहे झूठा आंकड़ा दे मौका दीजिए। देखिए ये गलत बात है। हम सही आंकड़ा दे रहे हैं, मुझे आप झूठ बोल रहे हैं, आप बता रहे हैं। सुनिए मेरी बात, एक बात आप बताइए ना। अनर्गल कुछ भी बोले जा रहे हैं दीपक जी, ऐसा नहीं, अनर्गल कुछ भी ना बोल रहा है। आप बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। आपने अपने संकल्प पत्र में कहा था हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज देंगे। मैं आरबीआई का डेटा दे रहा हूँ, आरबीआई का 4.6% का इन्फ्लेशन है। आपने, अरे हमने 5 ट्रिलियन डॉलर की लक्ष्य रखा था। ऑथेंटिक आंकड़ा दे रहा हूँ, सुनिए मेरी बात, आप पूरे गौर से सुनिए मेरी बात, सुनिए आप देखिए मोदी जी 1768। अच्छा सर मेरा चैनल न्यूज नेशन है, मेरे चैनल का आंकड़ा कोट कर दीजिए, दूसरे चैनलों का मत करिए, मुझे दिक्कत में पड़वा देंगे आप। शांतनु गुप्ता जी जवाब दीजिए। मैं जो बता रहा हूँ देखिए डॉक्टर साहब आपने बहुत सारा बोल लिया, डॉक्टर साहब आपने बहुत सारा बोल लिया, हम लोगों ने सुना भी। देखिए अगर मोदी सरकार की उसके जो सबसे बुरे निंदक हैं वो भी कहते हैं कि जो फिस्कल डिसिप्लिन है मोदी सरकार का, वो अभी तक कई दशकों में बहुत अच्छा रहा है फिस्कल डिसिप्लिन। और कोरोना के पहले तक 3.5, 4.5, 4.1, 4.5 से ज्यादा इन्फ्लेशन गया ही नहीं भारत में। कोरोना के कुछ महीनों में वो 6-7% पहुंचा और फिर वो 4.5 आ गया। वो कहते हैं 12.5 पिछले 7 साल में कभी किसी महीने में, किसी क्वार्टर में, किसी दिन में भी नहीं पहुंचा। और डॉक्टर जी कह रहे हैं कि 12.5% महंगाई। देखिए ऐसे बोलने से नहीं होगा। 4.5%, 4.1, 4.2 फिस्कल डिसिप्लिन पे तहसीन भी कहेंगे कि फिस्कल डिसिप्लिन इससे अच्छा कभी भी नहीं हुआ।
अगर आप चिदम्बरम जी से जाके बोलेंगे, जो भी चुपके से कहेंगे कि हाँ भाई फिस्कल डिसिप्लिन से अच्छा देखा नहीं, अब कुछ भी डेटा दे देंगे, आप इतने बड़े चैनल पे बोल के निकल जाएंगे, जनता परेशान होगी। तो ये नहीं है, तर्क है। भाजपा के खिलाफ बहुत सारे ऐसे डेटा है जो आप कोट कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी डेटा 12.5 तो कहीं लिखा ही नहीं होगा, किसी महीने में नहीं होगा। तो ऐसे डेटा कोट करके मत निकल जाइए। देखिए अजीत, डॉक्टर साहब बोलिए, दीजिए। देखिए, जनता दीपक साहब ये नहीं देखेगी कि क्या इन्फ्लेशन है, वो ये देखेगी अगर महंगाई है, ठीक है महंगाई समस्या है, कोरोना के चक्कर में प्रोडक्शन कम हुआ है तो महंगाई है, लेकिन महंगाई कौन कर पाएगा? क्या वो अखिलेश कर पाएंगे जो सुबह 10 बजे सो के उठते हैं, जो दोपहर में सो जाते हैं, जिनकी 36% अटेंडेंस है पार्लियामेंट में, जो आधे समय लंदन में पड़े रहते हैं? या वो योगी आदित्यनाथ करेंगे सुबह 4 बजे उठते हैं और 12 बजे तक जनता के लिए काम करते हैं? जनता देख रही है, समस्या है, लेकिन उसे सॉल्व कौन करेगा? एक ऐसा व्यक्ति जो 36 लखनऊ से दिल्ली नहीं आ पाते, सेकंड का क्या लखनऊ से दिल्ली नहीं आते, उसके बाद गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी से कंक्लूडिंग कमेंट लूंगा। तहसीन बोलिए। मैं शांतनु भाई की एक बात से सहमत नहीं हूँ, मैं इसे एग्री नहीं करता हूँ कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, क्योंकि वो फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं, मोदी सरकार ने और इस पर अभी काफ़ी इकोनॉमिस्ट ने टिप्पणी भी की है, उन्होंने सीएडी को छुपाया है। उन्होंने जो सीएडी देश के दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है वो सिर्फ करंट अकाउंट जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का किया है, उन्होंने पीएसयू को उसको जोड़ा नहीं है। अगर पीएसयू उसको जोड़ दे तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूँ 10% से ऊपर है, जिसको ये छुपाकर 4.1-4.2% इस वक्त दिखा रहे, कोविड की वजह से जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ, वरना 3.4-3.5% रहता है। इसके चलते सीपीआई इंडेक्स, यस शांतनु सही है, 4.5% दिखा रहा है इन्फ्लेशन, लेकिन अगर आप बाजार में जाए तो टमाटर के दाम क्या है, 100 रुपए किलो, बाकी सब प्याज के दाम क्या है आप जानते हैं। तो ये जो एक्चुअली हुआ है, बिल्कुल और मोदी सरकार यहाँ पर जुगाड़ करने की कोशिश कर रही है। पूरी कमोडिटीज मार्केट को देखा जाता है कि कंक्लूडिंग कमेंट गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी का। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, तहसीन ठीक से इकोनॉमी समझा पा रहे हैं, बताइए। बिल्कुल। देखिए दीपक जी, मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं। डेटा के लिए तो मैं तहसीन भाई से कभी और डिस्कस कर लूंगा, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिएगा, उसमें 18 तारीख को पूरी डिटेल उसमें डेटा है। सबसे पहली बात यह है, उत्तर प्रदेश में समस्या क्या थी? लॉ एंड ऑर्डर की थी, कानून उगाही और गुंडागर्दी, यह समस्या थी। इसके ऊपर योगी जी ने इसको कंट्रोल किया है। जब लॉ एंड ऑर्डर रहता है तब बिजनेस बढ़ता है, इंडस्ट्री लगती है और सारा काम अच्छी तरह से व्यापार चलता है। तो इसमें हमारे दुश्मन भी इस बात को मान रहे हैं कि योगी जी के समय में लॉ एंड ऑर्डर मार्क डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि आइसोलेटेड क्राइम केसेस नहीं हुए, वो हुए, लेकिन उनको सजा भी मिली है। और यह दूसरी महत्वपूर्ण बात है, इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, रोजगार पैदा करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में है और कई एक्सप्रेसवे बने हैं, एफएनजी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे और जो डिफेंस कॉरिडोर के एक्सप्रेसवे, ये सारे बने हैं। ठीक है गोपाल जी, मुझे यही रोकना पड़ेगा। अफसोस मेरे पास वक्त आज के लिए इतना ही है, लेकिन चलते चलते मैं बता दूं 85% लोग मानते हैं कि विकास का मुद्दा सभी मुद्दों पर भारी पड़ेगा। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।